हेलो गाइज, दिस इज पीयूष। वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के 2009 के क्वेश्चन पेपर। ससुरा इतना टफ इस साल पूछा है ना कि पूछिए मत। सच में जो दिया होगा वह लोग जान रहा होगा, बाप रे बाप। चलिए तो बोटनी के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान के, विज्ञान का है लेकिन ज़बरदस्ती का कहना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? ये आपका है, आपका लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ यूपी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे ना 2011 से हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, आपका एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, भले इस ज़माने में एमसीक्यू नहीं है पर देखना ज़रूरी है इस सब क्वेश्चन को। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, बीजांड का कौन सा भाग से पेरियस्पर्म बनता है? तो आपका बनता है गुरु बीजाणुधून धानी या फिर बीजांड काय। ठीक है, दूसरा का हो गया, वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, इसलिए चिंता मत लीजिए, बस खाली एक बार ध्यान रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझे? सुनने से सब कुछ हो जाएगा, शांति बनाए रखिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उस क्रॉस का नाम बताइए जहां F1 इंडिविजुअल को किसी रेसिसिव के साथ क्रॉस किया जाता है। तो उसको अपन लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? तो उस दर को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्षमता। क्या? प्रकाश संश्लेषण क्षमता। बस सुनते जाइए ध्यान से, यकीन मानिए न्यूज़पेपर की तरह आपको एनसीईआरटी लगेगा अगर आप एक बार इस तरह के वीडियो को पढ़ लेंगे, देख लेंगे तब। चलिए, झूम कल्टीवेशन का प्रचलन कहाँ हुआ? झूम कल्टीवेशन का प्रचलन पहाड़ी अंगों में भारत में उत्तर पूर्व राज्यों में हुआ। चलिए ग्रुप बी में देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के बढ़ाने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम बताइए। ससुरा देखिए हर साल पूछ रहा है, हम कहाँ बताएं आपको। जनसंख्या पे आपको ध्यान देने की बात है। 2006 में पूछा, 7 में पूछा, 8 में पूछा, ले ये तो 9 में पूछ दिया। समझिए कितना जरूरी चीज़ है, इकोलॉजी से क्वेश्चन है। चलिए, जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने वाले दो कारक हैं, पहला जनादर, दूसरा है अप्रवासन। ठीक है, जनादर से तात्पर्य है समशिष्ट में जन्म उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ता है। आप्रवासन का मतलब क्या हुआ? आप्रवासन का मतलब हुआ उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, मतलब बाहर से उस जगह पे आए हैं। समझे? चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? इमेस्कुलेशन क्या है? चलिए हम लोग इमेस्कुलेशन देखते हैं। देखिए 2016 में भी दिया है ना। चलिए, फूल से एड़ियों को हटाने की प्रक्रिया को इमेस्कुलेशन कहा जाता है। यह किसी भी अछावनीय पराग के साथ कलंक के संदोषण को रोकने और वंचित परागण द्वारा क्रॉस परागण सुनिश्चित करने के लिए अवनति के पहले किया जाता है। देखिए हम आपके लिए बढ़िया पीपीटी यार खोज के रखते हैं, काहे आपको समझना जरूरी है इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन में जो पौधा, जो फूल होता है, फूल से आपको जो मेल यानी कि मर्द का जो ये है काट के अलग कर दिया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है आपको जर्म सेल बोलने की मतलब वो जो अंडा जो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, उसको काट के हम लोग निकाल देंगे तो क्या बचेगा? खाली नारी के ओवम बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 2008 में का क्वेश्चन है, टोटी पोटेशियम के संबंध में आप क्या जानते हैं? यारो इतना देखने के बाद तो हम यही जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैक बोर्ड में रिपीट करता है। चलिए जानते हैं हम लोग टोटी पोटेंसी के संबंध में क्या है। टोटी पोटेंसी, ठीक है, किसी भी कोशिका को एक पतला स्लाइड से काटा जाता है और उसे टिश्यू कल्चर में डाला जाता है, जिससे कि एक नया पौधा उग जाता है। इस प्रक्रिया को टोटी पोटेंसी कहते हैं। देखिएगा 2006 में भी क्वेश्चन पूछा है, हम पढ़ाए हैं इसको कि टोटी पोटेंसी क्या होता है। या 2008 में भी देखिए, 2008 में भी पूछा है, इसलिए भूलिएगा मत, रिवीजन एकदम कर दीजिए। हमारे साथ चलिए ना, हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 8वां नंबर देख लिए।
चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर में क्या है, पूछता है बायोगैस में उपस्थित गैसों के नाम लिखिए। लीजिए, लिख देते हैं। 50 से 70% मीथेन हो जाएगा, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो बचा सो H2A ना H2S। बस ज़रा ध्यान कर देना, माथे पे चिलकाना है ना। चलिए ग्रुप सी, ठीक है। बस कोशिश कीजिए कि 360 में देखिए, हमारे पास जितना सुविधा उपलब्ध है तकनीकी को लेकर, उसमें आप 360 करके देखिएगा तो और अच्छा वीडियो क्लैरिटी आएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी हम लोग और कोशिश करते हैं कि 240 पे भी बढ़िया इमेज आपको दिखे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा कर रहे हैं अपने आप को, पर बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, जैविक खाद क्या है, ठीक है, उसके 3 प्रमुख लाभों का उल्लेख करें। चलिए देखते हैं। जो सूक्ष्म जीव से फसलों को पोषकों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस को उपलब्धता बढ़ाते हैं, जैविक खाद कहलाते हैं। महत्वपूर्ण पूछा था, इंपॉर्टेंट। तो महत्व, पहला महत्व क्या है, उच्च उत्पादक। दूसरा क्या है, मुद्रा उर्वरता में वृद्धि। अरे साहब बोलो ना भाई, पैसा ज़्यादा मिलेगा। कम खर्चीला, यानी खर्चा कम होगा, पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होगा। बस ये सब फायदा है। नहीं पता था क्या आपको ये सब, जाहिर सी बात है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। टिपिकल एनाट्रोपस बीजांड का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बस ये चित्र बना देना है, मेहनत थोड़ी लगल है। एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, खचाखच 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 बन गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह एक नदी का फ्लो चार्ट है, ठीक है। ए बिंदु पर सीवेज नदी जल में प्रवाहित होता है, बताएं कि किस बिंदु पर बीओडी अधिक और न्यूनतम होगा। तो बस देखिए, आपको डायग्राम बना के यहाँ पे लोकेट करना है कि यहाँ पर आपको बीओडी न्यूनतम होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो हम लोग 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं, उसके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना। चलिए, भारत में इस क्रांति के प्रारंभ 1960 में हुआ। हरित क्रांति को लाने में निम्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंधन होना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वैज्ञानिक विधि तथा दृष्टिकोण के कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना। तीसरा चीज़, अच्छे तथा अन्य गुणवत्ता वाले उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर का उपयोग करना। फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना। चलिए अब ग्रुप डी में जाते हैं। ये आपका बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का ग्रुप डी में 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विनिषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, एक उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक परागण में 2 पयुग्मक होते हैं। ये बीजांड द्वारा से भ्रूण कोश तक पहुँचते हैं। पयुग्मकों में से एक अंड के साथ संयुक्त होकर युग्मज का निर्माण करते हैं। इसे युग्म संलयन यानी कि सिंगैमी कहते हैं। दूसरे पयुग्मक द्वितीय द्विगुणित केंद्र में संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणरोध केंद्रक बनाता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का भ्रूण कोश में 2 लैंगिक संलयन होती है। इस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। चलिए बायोमैग्निफिकेशन, उसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए सब बढ़िया से लिखा हुआ है। बायोमैग्निफिकेशन उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्रायः विद्यमान कुछ विषैले पदार्थों के जलीय खाद्य श्रृंखला जैव पदार्थ करती है। जैव आवर्धन का अर्थ है कृमि पोषण स्तर का अविष्पाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना। इसका कारण है झीलों द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपचारित या उपसर्जित नहीं हो सकता और इसके यह अगले उच्च
उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। यह परिघटन पारा और डीडीटी के लिए सुविदित है। इस प्रकार की क्रमिक पोषण स्तरों पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है यदि जल में यह सांद्रता 0.003 यानी कि पार्ट्स पर बिलियन ppb पार्ट्स पर बिलियन की दर से शुरू होती है तो अंत में जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्य यानी जो मच्छियों को खाते हैं पक्षी में बढ़कर 25 ppm हो जाता है। पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाता है जिसके कारण अंड कवच यानी कि अंडा पे जो कवर होता है अंड कवच पतला हो जाता है और ये समय से पहले फट जाता है जिसके कारण पक्षी समष्टि में संख्या में कमी हो जाती है। सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो आप रोबोट 3 देखे होंगे, रोबोट 2.0 उसमें क्या होता है, इसमें डीडीटी है, उसमें नेटवर्क के कारण उसका अंडा का जो अथी होता है वो कमज़ोर हो जाता है, बाहरी हिस्सा जल्दी पक्षी का बच्चा बिना डेवलप किए बाहर आ जाता है, मर जाता है। एकरा में भी ये केस है, मछली डीडीटी खाएगा, मछली से खाते खाते एक स्तर ऐसा आएगा कि मछली बड़ा मछली को खाएगा, मतलब बड़ा मछली छोटा मछली को खाएगा, फिर उस बड़ा मछली को पक्षी खाएगा। पक्षी जब उसको डीडीटी को निगल लेगा तो काफ़ी ज़्यादा निगल लेगा क्योंकि बहुत सारा पक्षी को खाएगा तो उसे पेट में जो बच्चा होगा जो अंडा होगा अंडा पे प्रभाव आएगा और उससे बच्चा जो है बहुत जल्दी ही अंडा को फोड़ के बाहर निकल जाएगा। अब बढ़िया से विकास नहीं होगा तो मरबे न करेगा, संख्या कम न होगा, सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। एक बड़े वृक्ष को मानते हुए पिरामिडिक ऑफ नंबर का खाका खींचें। चलिए पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल तंत्र में जीवों की संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर विभिन्न संबंधों में आलेखीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। उदाहरण घास के मैदान में पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए उत्पादक घास हो गया, घास को खाया टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा को खाया गोरैया द्वितीय उपभोक्ता, गोरैया को खाया बाज तृतीय उपभोक्ता। यही देखिए वृक्ष के हिसाब से एक वृक्ष पर अनेक प्राथमिकी उपभोक्ता होते हैं और उसके ऊपर अनेक परजीवी तथा जुएं गहरे जल तंत्र आदि द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। यदि इनकी संख्याओं के आधार पर पिरामिड रचना की जाए तो यह उल्टी प्रतिलिपि होता है। हमेशा याद रखिए पेड़ वाला केस में हमेशा प्रतिलिपि उल्टी होती है। पेड़ है, पेड़ पे रहने वाला क्या बोलते हैं कि पेड़ तो आपको नंबर में देखिए एक हुआ, चिड़िया उड़िया रहा तो ये लोग रहेगा 50 को चिड़िया को पेड़ पे रहेगा। इस चिड़िया से जो कीट मकोड़ा कम से कम आपको तो 500 होगा, 500 ठीक है 500 हो गया। और ये 500 जो बैक्टीरिया जो कीड़ा हो बैक्टीरिया को खाएगा तो ये समझिए कि लाखों में होगा। 5 लाख मान लेते हैं, 5 जीरो आधा कट जाएगा 5 लाख। तो अब बताइए ये तो घटते गया ना, तो इसीलिए इसका प्रतिलिपि क्या बोलते हैं कि उल्टा हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं सुनकर। जूलॉजी यानी कि जूलॉजी में हम चलते हैं, यानी कि वानिकी छोड़िए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल द्वारा कितने विपरीत गुणों वाले जोड़ों का अध्ययन किया गया है। 7। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेडिकल में आपको एक एक चीज़ इसमें याद करना पड़ता है। 7 के नाम याद कीजिए, कहने से पूछ देगा साला कोई जड़ ठिकाना नहीं है। 2 नंबर, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को विकसित किया था। तो एलेक्स जेरिफ साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बनाया था। 3 नंबर क्वेश्चन, 1992 ईस्वी में जैव विविधता पर अर्थ समिट किस जगह पर आयोजित हुआ था। तो ये आपको हो गया रियो डी जेनेरियो, ठीक है। इसमें बेसिकली इसे कहा जाता है कि रियो डी जेनेरियो, पर हिंदी में लिखना तो याद कर लीजिए रियो डी जेनेरियो,
चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पे और कौन सा आयन संक्राणु मोर्टलिपि और इसकी निषेचन क्षमता को रोकता है? तो सोडियम आयन, ठीक है। मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी को रोकता हुआ है सोडियम आयन। ज़्यादा नमक हीला लड़का लोग के भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। रेट्रोवायरस का एक उदाहरण दें तो HIV वायरस आपका रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए खंड बी, ग्रुप बी में चलते हैं हम लोग। एक्सॉन को परिभाषित करें, ठीक है। सेल बॉडी द्वारा लंबे फाइबर के समान संरचना जो पूरे कॉनिकल एरिया में फैला रहता है उसे एक्सॉन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेटास्टेसिस का होते हैं। मेटास्टेसिस का आपको मतलब समझाते हैं, बदल जाना, परिवर्तन। अबूर्ध कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वृद्धि होती हैं, बदल जाती हैं, माने बढ़ जाती हैं, जिससे वे आवश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिका की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करती है और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अवरोधों में उतरी हुई कोशिका रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचती है और ग्रुप जहां भी ये जाती है नया अवरोध बनाती है। मेटास्टेसिस ना, कैंसर जो होता है किसी बॉडी में मेटास्टेसिस करके ही होता है। ये आपके शरीर में पूरा ऑक्सीजन को छीन लेगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा छीन लेगा, तो अगला आदमी को भी तो चाहिए, अगला सेल को मिलवे नहीं करेगा। इसीलिए हमारा बॉडी देखेगा धीरे धीरे करते करते आदमी मर जाता है कैंसर में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में सब आपको फुल फॉर्म लिखना है नाको MRI का। नाको का मतलब हो गया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। MRI का देखिए 3 ईयर लगातार MRI पूछा है, ध्यान देने की बात है। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो झारखंड बोर्ड इसलिए पूछता है ना कि लइकन को पता चले, दर्द हाथ के लइकन लोग पढ़ते रहता है, बहुत लोग हमारे पता नहीं होता है, तो इसको जानने के लिए आप लोग कमेंट में करके लिखे नहीं रहे हैं कि भाई साहब तनी MRI का बढ़िया वीडियो तो नहीं बना दो, दिखा दो। पर लिख दीजिए एक बार, देखिए बढ़िया वीडियो कैसे बना के डालते हैं। आप आग लगा दीजिएगा, इतना बढ़िया समझ जाइएगा, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, पर लिखिएगा कमेंटवा में तब ना। 9वां नंबर, किन्हीं 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों के नाम बताएं। चलिए DNA पॉलीमरेज और DNA लाइगेज, दिक्कत नहीं ना। देखिए अब ग्रुप सी में चलते हैं। ये बी कहाँ से लिख दिया, सी लिख साला। 10वां में क्या है, लेडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? मेंशन इन फंक्शन। लेडिक सेल देखिए टेस्टोस्टेरोन में पाए जाते हैं, आपके अंडाणु में। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेडी कोशिकाओं सूजी नालिकाओं के आसपास पाया जाता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें जाके आप देखिए बढ़िया से लेडिक सेल के बारे में हम आपको बताएं। यह हमारे शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। मेन फंक्शन, तो फंक्शन क्या है भाई? तो फंक्शन इसका हार्मोन बनाने का फंक्शन है। चलिए 11 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की संरक्षित प्रदर्शन कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्राफ बना दीजिए और लिख दीजिए सही। जैसे देखिए इतना जो है आपको CFC ई भाग जो है आपको 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाकी का देखिए 14% आपको कार्बन डाइऑक्साइड, 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 14% गलती बन रहा है का? हाँ थोड़ा सा गलती तो हो जा रहा है। देखिए 6% आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, 14% जो है सो कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और मीथेन बाकी 20%, बाकी 60% कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही लिख देना है। पहला नंबर में संभावित परिणाम निम्न है, नीचे लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरक पदार्थ है। भूमंडलीय तापमान। तीसरा समतापमंडल में ओजोन परत चिंता है। विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों की भूमंडलीय कोशिकाओं में सामूहिक परिस्थिति। ये सब तो लिख के याद करने वाला चीज़ है, क्योंकि जो मेन चीज़ है समझाना है वो देखिए हमको यही है
याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, ओकर बगल में यानी कि वो 0 हटा दीजिए, 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद हो गया, 14% आपका हो गया CFC, 14 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20, 14 6 20 यानी कि 20% मीथेन, याद कीजिएगा। 60% कार्बन डाइऑक्साइड, ओकर में अंडा हटा देंगे, 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओकरा में फिर 14% क्लोरोफ्लोरो और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जोड़ेंगे तो 20% हो जाएगा मीथेन। ऐसे याद कीजिएगा ना तो कहीं तो गड़बड़ाएगा नहीं। चलिए, स्टेम सेल क्या है, व्हाट इज स्टेम सेल? जब मादा में निषेचन की क्रिया होती है तो गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन के तुरंत बाद भ्रूण का निर्माण होने लगता है और एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच मेसोडर्म होता है और ये तीनों मिलकर सभी अंगों का निर्माण करती है। ये तीनों कोशिकाओं को ही हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। तीनों कोशिकाओं कौन कौन? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में रहा मेसोडर्म, तीनों को मिला के हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। जब बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर रहता है, जब डेवलप करता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर देख लिए बड़ी आसानी से। 13 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज का कार्यों का नाम लिखे। देखिए साइक्लोस्पोरिन जो ए है ना तथा स्टेटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज उच्च एंटीबायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये वायरस पर प्रभाव करता है। यह कैंसर और एड्स रोग के लिए लाभप्रदायक है। देखिए इसमें गलती लिखा है, हम बता रहे हैं आपको, गलती रखा। साइक्लोस्पोरिन ए हम लोग जब किडनी का जब ऑपरेशन होता है ना तब डालते हैं, ठीक है। स्टेटिन भी आपका बैक्टीरियल है और स्ट्रेप्टोकाइनेज भी बैक्टीरियल है। यहाँ से कैंसर और एड्स डालबो मत कीजिएगा गलती से, नहीं तो सीधे मास्टर नंबर काट देगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप डी, किन विविध माध्यमों द्वारा HIV का संक्रमण होता है? चलिए देखते हैं हम लोग फटाक से। आमतौर पर यह यौन व्यवहार, बेकर मैंने तो बताने की जरूरत नहीं है। यौन व्यवहार और सुई या सिरिंज उपभोक्ता के माध्यम से HIV प्राप्त करते हैं वो लोग और प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं। केवल कुछ शरीर के तरल पदार्थ, रक्त, वीर्य, प्रीसेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड यानी कि आपको जो पोटी हो गया, या फिर योनि तरल पदार्थ और स्तन का दूध। जिस व्यक्ति को HIV है वह HIV इस तरीके से संक्रमित होता। हमेशा याद रखिए कि लार माने जो स्टार्च होता है, जो हम सलाइवा होता है हमारे मुंह से कभी नहीं फैलता है। लार से HIV कभी नहीं फैलता। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि सर, चलिए बाद में देखा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। शरीर से फैलता है, अगर माँ को HIV है तो बच्चे को HIV भी हो जाएगा, ठीक है। वायरस से बड़ी छोटा होता है, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड आदमी से आप ब्लड लीजिएगा तब वो आपको HIV हो जाएगा, बड़ी खतरा है। चलिए अब हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। ग्राफियन फोलिक का चित्र बनाना है, नहीं बना दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा। चलिए अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपको 2011 का, तो 11 में डिस्कस कर लेंगे, अभी का जरूरी है। 17 का है तो 17 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जमकर तैयारी कीजिए। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिए, कम से कम एग्जाम टाइम देख लो ना यार। बाकी नहीं पढ़ेंगे, साल भर नहीं पढ़ेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे। 1 महीना ऐसा पढ़ेंगे कि लग जाए कि 75 पार कर जाए, माँ बाप के नाम रोशन हो जाए, और क्या चाहिए। जैक बोर्ड में 75 पार माने समझिए आप ले आए हैं 85 नहीं तो 90 के आसपास ले आए हैं, CBSE वालों के आसपास, समझे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आए तो सब आसान भाषा में हम लोग समझाने की कोशिश की हैं। बढ़िया PPT डाले हैं। आप लोग अभी लर्न फन चीज़ करके एग्ज़ाम पे तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए, बाकी सब सही होगा, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए।